हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विथ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो देखिए, हम पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के। स्टार्टिंग विथ, यहाँ पर आप देख रहे हो एस ए नोड। यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं एवी नोड को। एवी नोड से जाते हैं बंडल ऑफ हिज, देन राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और उसके बाद एंड में जो होते हैं वो परकिंजे फाइबर्स। अभी देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो एवी नोड है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। सो मैंने यहाँ पर एट्रिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स को ऐसे। सो इन दोनों के बीच में जो सिग्नल जा सकता है उसका सिर्फ एक ही पाथ है, और वो है बंडल ऑफ हिस। इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में सिर्फ बंडल ऑफ हिस है, जहाँ से जो सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ पास हो सकता है। सो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, देखो। हमें पता है कि सबसे पहले इन द कार्डियक साइकिल दोनों एट्रिया पंप करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट पर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करते हैं, राइट। और जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब एट्रिया रिलैक्स करते हैं। उसका मतलब क्या कि दोनों एट्रिया जो है वो एक साथ या साइमल्टेनियसली बीट करने चाहिए, और उस टाइम पर वेंट्रिकल बीट नहीं करने चाहिए। सो उसके लिए हमने क्या मैकेनिज्म बनाया कि मान लो यहाँ पर है कहीं एस ए नोड, यहाँ पर है एवी नोड, राइट। सो जब एस ए नोड सिग्नल देगा एवी नोड को, तो ये जो सिग्नल है वो पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगा, जिससे कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ से सिग्नल वेंट्रिकल को पहुंचाना है, देन एक ही पाथ है जिससे सिग्नल वेंट्रिकल तक जा सकता है। उसके सराउंडिंग में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फाइब्रस रिंग होती है, राइट। उसका मतलब क्या कि यहाँ से जो सिग्नल है इन सेल्स से, वो यहाँ से पास होकर यहाँ नहीं जा सकता, राइट। सो जो सिग्नल है वो पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नल इस नैरो पाथवे के थ्रू जाएगा वेंट्रिकल्स में। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिग्नल स्प्रेड हो जाएगा और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो एट्रिया और वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकली सिर्फ बंडल ऑफ हिज ही कनेक्ट करते हैं। उसके अराउंड में यहाँ पर होते हैं फाइब्रस सेप्टा। सो जो सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। उसका मतलब क्या कि जो आयंस है वो यहाँ पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो सकते हैं, जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो सकता है, जिससे कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम, राइट। ये कैल्शियम यहाँ स्प्रेड हो सकता है, लेकिन ये कैल्शियम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, वो इसी पाथ के थ्रू जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, टाइम या डिले होगा। उसके बाद जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, देन दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये फाइब्रस रिंग जो है वो प्रिवेंट करता है एट्रिया और वेंट्रिकल को दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से, राइट। सो अगेन हम पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है एस ए नोड, सेकेंड इज एवी नोड, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बंडल ऑफ हीज। फिर वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और वो एंड में क्या देते हैं, परकिंजे फाइबर्स। अभी ये एस ए नोड और एवी नोड है क्या? ये नर्व्स नहीं है, राइट। ये क्या है, ये मसल्स ही है। सो मान लो ये कुछ कार्डियक मसल्स है हार्ट में, राइट। यहाँ से मैं इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये सारे कार्डियक मसल सेल्स है। इसमें से कुछ सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एस ए नोड। सो मान लो यहाँ पे इतने सेल्स है जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गए मसल सेल्स, उसको हमने बोला एस ए नोड। सो हमारे पास क्या है कि मसल सेल्स दो टाइप के हैं। एक जो कि नॉर्मल सेल्स, और दूसरे जो स्पेशलाइज्ड हो गए जिन्होंने बनाए एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर, राइट। सो ये कुछ सेल स्पेशलाइज्ड क्यों हुए, क्योंकि देखो, मसल सेल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, राइट। सो ये जो नॉर्मल सेल्स है उनका काम है हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। ये एस ए नोड और एवी नोड का काम क्या है, देखो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सिग्नल चाहिए, राइट। सो सिग्नल यहाँ जनरेट होगा। सिग्नल क्या होता है, आयंस। आयंस के मूवमेंट ही सिग्नल होते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो जो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ एस ए नोड से, वो पूरे वेंट्रिकल के थ्रू जाना चाहिए। उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल्स बनाए, जिनको बोलते हैं एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, जिनका काम क्या है, जो सिग्नल है उनको कंडक्ट करना, राइट। सो हमारे पास दो टाइप के सेल हो गए, एक मायोकार्डियम, नॉर्मल मायोकार्डियल सेल, दूसरे
मॉडिफाइड मायोकार्डियम। नॉर्मल मायोकार्डियम क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है। इन सेल्स के अंदर क्या होगा? एक्टिन एंड मायोसिन होगा, राइट, जिससे कि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो ये कहाँ पर होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल में, हार्ट में। जबकि मॉडिफाइड मायोकार्डियम क्या है? पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। ये क्या करता है? मान लो ये मॉडिफाइड मायोकार्डियम से, सो ये क्या करता है? आयंस को कंडक्ट करते हैं, राइट। सो ये क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। इसमें आते हैं एवी नोड, एस एन नोड, पर्किंजे फाइबर्स एंड बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू ही जाएगा, राइट। नाउ अभी मैंने बोला कि जो ये वाला सेक्शन था एट्रिया और वेंट्रिकल, सो जो एस एन नोड से यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ उसको मुझे स्प्रेड करना है पूरे एट्रिया में। मीन्स एट्रिया के हर एक सेल को वो कैल्शियम मिलना चाहिए जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, राइट। सो इसीलिए कार्डियक मसल में एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से ये जो सिग्नल है वो स्प्रेड हो सकते हैं या फिर कैल्शियम का स्प्रेड हो सकता है। सो रेगुलर ब्रांचिंग इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मायोकार्डियम। अभी नेक्स्ट चीज, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मसल है उसमें ये बैंड्स दिख रहे हैं, राइट। सो इनको हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस। ये स्ट्रिएशंस क्या होते हैं? ये स्ट्रिएशन हमें पता है एक्टिन और मायोसिन के कारण होते हैं। अभी हम मायोसिन को डीप में पढ़ेंगे कि मायोसिन में हमें पता है कि ये क्या है? हेवी मायोसिन या फिर थिक सेगमेंट, और ये जो होता है वो लाइट चेन, राइट। सो ये वाली जो होती है वो हेवी चेन एंड ये लाइट चेन। सो जो हेवी चेन सो जो मायोसिन प्रेजेंट होता है कार्डियक स्केलेटन एंड स्मूथ मसल में, वो होता है मायोसिन 2। सो मायोसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक स्केलेटन एंड स्मूथ मसल। और हमें पता है मायोसिन किससे बना होता है? हैवी एंड लाइट चेन से। ये जो है वो हैवी चेन से और ये जहाँ दिख रहा है वो लाइट चेन से। अभी जो हेवी चेन है, मायोसिन की हेवी चेन, वो एट्रिया में अल्फा होती है और वेंट्रिकल में बीटा, राइट। सो एट्रिया हैज अल्फा हेवी चेन एंड वेंट्रिकल्स हैज बीटा हेवी चेन। नाउ मैंने बताया कि जो मायोसिन और एक्टिन का जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी से इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मैकेनिज्म, उसमें आयन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम, राइट। सो ये जो कैल्शियम है, वेट सॉरी, ये जो कैल्शियम है वो कैसे ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद सारे मसल सेल्स में कैसे स्प्रेड होता है, इसको हम देखेंगे गैप जंक्शन जंक्शन के थ्रू। उसके पहले हम देखेंगे स्ट्रेट एंड मसल। देखो, डार्क एंड लाइट ब्रेन अंडर माइक्रोस्कोपी मीन्स ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है एक मसल का। उसके अंदर हम ये अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, वो किसके कारण है? एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट के कारण। और इन कार्डियक मसल सेल्स हम देखेंगे कि एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, सो वन न्यूक्लियस पर सेल, जबकि स्केलेटन मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, राइट। सो ये हमने देखा कि ये हो गए मायोफाइब्रिल्स और इसमें जो है वो फिलामेंट्स है। सो इस एक मायोफाइब्रिल को मैं यहाँ रखूँ तो इसमें एक्टिन और मायोसिन इस तरह से अरेंज होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप के लिए लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं, राइट। नाउ अभी मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है उसमें रिस्पॉन्सिबल आयन कौन सा है? कैल्शियम, राइट। सो होता क्या है कि मान लो ये है मायोकार्डियल सेल्स, राइट, इसको मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी है, और उसमें से ये वाले जो सेल्स है वो एस एन नोड के हैं। सो जब एस एन नोड में स्टिम्युलस आएगा तो वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो होगा क्या कि एस एन नोड के सेल के अंदर जाएगा कैल्शियम। देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन द एस एन नोड सेल। अभी ये जो कैल्शियम है वो सारे एट्रिया के सेल्स में स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ही है वो आयन जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और हमें पता है कि दोनों एट्रिया को एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो होता क्या है कि इन दोनों सेल्स के बीच में होते हैं ये वाले गैप जंक्शन, राइट। तो सारे सेल्स जो है एट्रिया के वो कनेक्टेड है। मान लो ये एट्रिया है और ये नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स है, राइट। सो सारे एट्रिया के सेल्स कनेक्टेड किससे है? गैप जंक्शन से। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर कोई गैप जंक्शन नहीं होता, ये जो फाइब्रस रिंग होती है
गैप जंक्शन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, या बंडल ऑफ हिस के अंदर, ये जो है यहाँ पर ही गैप जंक्शन होते हैं, राइट। सो पहले क्या होगा, सबसे पहले SN नोड स्टिमुलेट होगा, उसमें आएगा सोडियम, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके बाद वो गैप जंक्शन के थ्रू सारे सराउंडिंग सेल्स में, सारे एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगा कैल्शियम, जिससे दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अभी ये जो कैल्शियम है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो सिग्नल है वो जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में पर्किंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल्स, राइट। सो दिस वाज गैप जंक्शन। अभी ये जो गैप जंक्शन वो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया डेस्मोसोम्स। देखो, इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देते हैं। अभी इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सेल जो है वो, सेल का साइज रिड्यूस डिक्रीज होगा, या फिर सेल जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तभी ये सेल्स में टीयर एक्सेट्रा ना आ जाए, इसीलिए सपोर्ट के लिए हमने क्या रखा है, डेस्मोसोम्स, जो कि दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एडहेर या फ्यूज कर रहे हैं, राइट। और ये जो पूरा जंक्शन है, इस पूरे जंक्शन को हमने बोला इंटरकलेक्टेड डिस्क। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डेस्मोसोम्स जो कि सेल एडर कर रहे हैं, दूसरे है ये गैप जंक्शन जो कि आयंस का मूवमेंट करवा रहे हैं। यहाँ से जो कैल्शियम है वो जाएगा इसके थ्रू सेकेंड सेल में, उस तरफ वो स्प्रेड हो जाएगा। अभी ये जो पूरा इंटरकलेक्टेड डिस्क है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप ऐसे डार्क लाइंस दिखेंगे, राइट। सो अपीयर्स एज डार्क लाइन अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग, दो सेल को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर रहा है ये इंटरकलेक्टेड डिस्क, राइट। इंटरकलेक्टेड डिस्क के अंदर क्या होता है, गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन जो वो किससे बना है, वो बना है कनेक्सिन प्रोटीन से। ये जो है वो बना है कनेक्सिन प्रोटीन से। अभी ये मायोकार्डियल सेल्स और स्मूथ मसल्स में होता है, जबकि स्केलेटल मसल में ये एब्सेंट होते हैं। सो गैप जंक्शन आर प्रेजेंट इन मायोकार्डियल एंड स्मूथ मसल सेल्स, एब्सेंट इन द स्केलेटल मसल्स, राइट। अभी वही मैंने बताया कि ये जो सिग्नल है वो कैसे प्रोपोगेट होता है। सो सबसे पहले एसए नोड में स्टिमुलस होगा, सो एसए नोड विल फायर, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अभी ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, इसको हम सेकेंड लेक्चर एक्शन पोटेंशियल में ही देखेंगे। उससे क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो एसए नोड में आता है, फिर मैंने बताया कैल्शियम स्प्रेड करता है पूरे एट्रिया में, उसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो सबसे पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो है वो यहाँ पर हमने क्या रखा है, फाइब्रस बैंड रखा है, ताकि ये वाला सिग्नल यहाँ वेंट्रिकल में ना पहुँच जाए। फिर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो ऐसे होगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। Now, due to gap junction, calcium moves from one cell to another, हमें पता है within a fraction of second। जैसे ही एस नोड में सिग्नल आया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैल्शियम पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। सो इनेबल्स साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम टाइम ऑफ ऑल कनेक्टेड मायोकार्डियल सेल्स। कनेक्टेड मायोकार्डियल सेल्स मीन्स ये वाले, वेंट्रिकल्स नहीं, वेंट्रिकल्स कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो वही फाइब्रस रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो fibrous ring है वो acts as a electrical barrier ensuring sequential not simultaneous। sequential means पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। साइमल्टेनियस चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे फॉर इफेक्टिव पंपिंग। दिस वाज द फाइब्रस रिंग। नाउ सिंथेसिस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी जो मैंने समझाई कि पूरा जो एट्रिया है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, कैल्शियम सभी जगह स्प्रेड हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिंथेसिस। सो एसएनओ स्टिमुलेशन, कैल्शियम स्प्रेड्स वाया गैप जंक्शन इन बोथ द एट्रिया एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। और फाइब्रस टिश्यू रिंग वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइडर, एट्रिया वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल डिवाइड करता है, सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल मसल्स। यहाँ पर गैप जंक्शन नहीं होते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू रिंग होती है उनके सेल्स में गैप जंक्शन नहीं हो सकते। सो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकते, कैल्शियम कैन नॉट पास इनटू वेंट्रिकुलर मसल डायरेक्टली। एट्रिया एंड वेंट्रिकल बिहेव एज सेपरेट एंटिटीज। ऑल चैम्बर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। चारों चैम्बर जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं फाइब्रस टिश्यू रिंग के कारण। नाउ अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्केलेटल और स्मूथ मसल में। सो देखो, इमेजेस से याद रखना है हमें, राइट।
जो भी चीज़ें हैं डेटा के फॉर्म में याद रखोगे तो जल्दी भूल जाओगे। इमेजेस, जो हमारा ब्रेन है वो इमेजेस ज़्यादा स्टोर करता है रादर देन प्योर डेटा, राइट। सो सबसे पहले इमेजेस याद रखने ट्राई करेंगे कि जो स्केलेटन मसल है वो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, जबकि कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग हो रही है। सेकेंड इज, हमें पता है कि यहाँ देखो कार्डियक मसल में भी ये बेंड्स है या स्ट्रेशंस है, और स्केलेटल मसल में भी स्ट्राइएशंस या बेंड्स है, जबकि स्मूथ मसल में नहीं है। सो मायोकार्डियम में ब्रांचिंग है जबकि स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग नहीं है। स्ट्रेटेड स्ट्रेटेड जो बेंड अपीयरेंस है वो दोनों में ही है। मायोकार्डियम में सिंगल न्यूक्लियस पर सेल होता है, जबकि स्केलेटन मसल में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? गैप जंक्शन। सो इंटरकैलेटेड डिस्क एंड गैप जंक्शन प्रेजेंट है मायोकार्डियम में, क्योंकि दोनों एट्रिया को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है हमें, जबकि स्केलेटन मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क एंड गैप जंक्शन नहीं होते। ये जो है सिंथेसियम प्रॉपर्टी शो करता है कि आयंस से जो वो पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो सकते, जबकि यहाँ पर कोई सिंथेसियम नहीं होता। नाउ मॉडिफाइड मायोकार्डियम, देखो हमें पता है मायोकार्डियल नॉर्मल सेल्स कौन से है जिसमें एक्टिन मायोसिन होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मॉडिफाइड कौन से होते हैं? जो आयंस का प्रोपोगेशन करते हैं। सो उनमें आते हैं एसए नोड, एबी नोड और वो सब। सो मॉडिफाइड मायोकार्डियम की एक और प्रॉपर्टी है इन पे एक्टिन और मायोसिन कम होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, उनको तो आयंस पास करवाने हैं। इसलिए इसमें गैप जंक्शन ज्यादा होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट है, और फ्यूअर सेल ऑर्गेनेलिस जो एनर्जी जनरेट एक्सेट्रा इनको चाहिए नहीं। अभी एक और चीज़ है कि इन एसए नोड के सेल में, मान लो ये इतने एसए नोड सेल के हैं, सो इस सेल में भी एक सेल जो है वो होगा पेस मेकर सेल्स, या फिर 2-3 सेल जो है वो पेस मेकर सेल्स होंगे। अब ये पेस मेकर सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें एकदम बेसिक से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम समझना पड़ेगा। देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? सबसे पहले ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती है जो कि हार्ट को कंट्रोल करती है, राइट। सो एक टाइप ऑफ नर्व्स को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। सो ब्रेन से कुछ नर्व, सिंपैथेटिक नर्व निकली जो हार्ट को कंट्रोल कर रही है। दूसरी टाइप को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सो ब्रेन से कुछ नर्व्स निकली जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। अभी फंक्शन क्या है कि हमें पता है कि जब भी हम एक्सरसाइज एक्सेट्रा करते हैं, या फिर हमारे पीछे कोई या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, पीछे डॉग है या फिर कहीं पर फायर लगा है, तो हमें रन करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम रन करते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, राइट। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ब्रेन के थ्रू ये सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल लाते हैं और हार्ट की हार्ट बीट बढ़ाते हैं। सो सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होती है या कब काम करती है? जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। जब भी हम रन करते हैं तो पूरे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी मीन्स ज़्यादा ब्लड चाहिए, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाती है ताकि पूरे बॉडी को ब्लड मिल सके, राइट। सो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तब सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगी। जब रेस्ट में, अभी नॉर्मली हमारी हार्ट बीट कितनी है? नॉर्मली हमारी हार्ट बीट है 75। सो नॉर्मली जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हार्ट पर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हार्ट पर काम करती है और हार्ट बीट कितनी रखती है? 75। सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तब सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होगी और वो हार्ट बीट कितनी कर देगी? 145, राइट। सो ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। अभी मान लो ये जो हार्ट है उसमें मैं सिंपैथेटिक नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों को कट कर दूं, तो क्या हार्ट बीट करेगा? यस, हार्ट बीट करेगा, क्योंकि जो सिग्नल्स है बीट करने के वो जनरेट कौन कर रहा है? पी सेल्स, या मैंने बताया ना, पेसमेकर सेल्स हार्ट के एसए नोड के कुछ सेल्स होते हैं जो इम्पल्स जनरेट करते हैं। सो अगर मैं एक हेल्थी इंडिविजुअल में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक दोनों नोड्स काट दूं, देन हार्ट बीट करेगा 100 बीट्स पर मिनट, क्योंकि जो पेसमेकर सेल है वो जनरेट करता है 100 बीट्स पर मिनट। ये एग्जैक्टली कैसा होता है एक्शन पोटेंशियल, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना पॉइंट है कि अगर मैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों कट कर दूं तो जो हार्ट बीट करेगा वो 100 में, राइट। तो इसका मतलब क्या कि जो नॉर्मल हार्ट है वो अपने आप कितना बीट कर सकता है? 100 बीट्स पर मिनट। सो इसका मतलब कि अभी इस टाइम पर जब हम रेस्ट कर रहे हैं तभी कौन सी सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है, जो इसको सप्रेस करके रखती है 75 में। जब हम उसको हटा देंगे तो हार्ट कितने में बीट करेगा? 100 बीट्स पर मिनट में, राइट। सो ये है पेसमेकर सेल की, देखो ये है रेट ऑफ ऑटोमेटिसिटी की
पेसमेकर सेल जनरेट स्पॉन्टेनियस इम्पल्स। ये जो हार्ट में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को हम हटा दे तो भी पेसमेकर सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस इम्पल्स जनरेट करता है विदाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिला के बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोमेटिसिटी, राइट। और ये ट्रांसप्लांटेड हार्ट्स में देखने को मिलता है। देखो ट्रांसप्लांटेड हार्ट क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर फोकस करो कि रेट ऑफ ऑटोमेटिसिटी क्या है। कि अगर एसएन नोड के जो पेसमेकर सेल्स है वो फायर करेंगे तो कितनी हार्ट रेट जनरेट होगी? 60 to 80 बीट्स पर मिनट, राइट। अगर एसएन नोड में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसकी में हो गई, एसएन नोड के सेल डैमेज हो गए, तो क्या हार्ट बीट होना बंद हो जाएगा? नहीं, तब एवी नोड और बंडल ऑफ हिज वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर वो इम्पल्स जनरेट करेंगे जिससे हार्ट बीट करेगा 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर मान लो ये दोनों भी डैमेज हो गए तो क्या होगा? तो हार्ट जो है वो पर्किंजे फाइबर्स जो नीचे वाले फाइबर्स है उसके थ्रू बीट करना स्टार्ट होगा और तब हार्ट रेट होगी 15 to 40 बीट्स पर मिनट, राइट। सो इसका मतलब क्या कि जब एसएन नोड एक्टिवेट है तभी ये दोनों सप्रेस्ड है, राइट। इसको हम बोलते हैं सप्रेशन। जब एसएन नोड फायर कर रहा है तब एवी नोड और पर्किंजे फाइबर्स इलेक्ट्रिक जो स्पॉन्टेनियस इम्पल्स है वो जनरेट नहीं करते। ये इन दोनों को इसीलिए हम बोलते हैं लेटेंट पेसमेकर्स, राइट, क्योंकि इसके अंदर ये सप्रेस्ड है, राइट। सो पहले से हम रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नॉर्मल अभी हेल्दी इंडिविजुअल जबकि मेरे और आपके हार्ट में देखेंगे तो कौन सी चीज़ काम कर रही है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रही है जिससे कि हमारी हार्ट रेट है अभी 75। अगर हम ये अभी उठ के रनिंग करने चले जाएंगे तो हमारी हार्ट रेट कितनी हो जाएगी? 145। और वो कौन करेगा? वो करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। अगर किसी इंडिविजुअल में हम पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों काट दे तब जो है वो सिर्फ पेस मेकर सेल काम करेगा और तब हार्ट रेट हो जाएगी 100 बीट्स पर मिनट, राइट। सो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसप्लांटेड हार्ट का कॉन्सेप्ट। देखो हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है कि यहाँ पर ये जो पेशेंट का डिसीज हार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया और डोनर्स के हार्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। फिर ये जो सारी वेसल्स है वो सब लगा दी, ये है ट्रांसप्लांटेड हार्ट। लेकिन इस ट्रांसप्लांटेड हार्ट में हमने वेसल्स तो लगा दी है लेकिन नर्व्स जो है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो अटैच नहीं होती है। सो ट्रांसप्लांटेड हार्ट डज नॉट हैव सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो मैंने बोला था कि अगर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों को काट दो तो हार्ट रेट कितनी होती है? तो हार्ट रेट उतनी होती है जितनी पेसमेकर सेल जनरेट करता है, राइट। सो ट्रांसप्लांटेड हार्ट की रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी हो जाएगी? 95 to 100, जो कि पेसमेकर सेल से जो पेसमेकर सेल बना रहा है। हमारे में हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल? हमारे में होती है 75 to 60, जो कि पैरासिम्पैथेटिक से होती है। देखो ये वेगल टोन, वेगस नर्व क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व ही है। सो हायर देन नॉर्मल, हमारे से ज्यादा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेगल टोन या फिर एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट होता है उसमें नर्व सप्लाई नहीं होती है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया ट्रांसप्लांटेड हार्ट का। सो अब मान लो नर्व सप्लाई नहीं है तो जब ये इंडिविजुअल जिसमें ट्रांसप्लांटेड हार्ट है वो एक्सरसाइज या रनिंग करेगा तो उसकी हार्ट रेट तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हार्ट रेट कौन बढ़ाता था? सिंपैथेटिक नर्व आके बढ़ाती थी, राइट। सो होता ये है कि इनमें नर्व सप्लाई नहीं होती है लेकिन हार्मोनल रेगुलेशन तो होता है, राइट। सो इसीलिए जब ये इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रांसप्लांटेड हार्ट है वो एक्सरसाइज या रनिंग करेगा तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी जिससे कि एड्रिनल, ये जो किडनी की एड्रिनल ग्लैंड है इसमें एड्रिनल मेड्यूल होता है वो रिलीज करेगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन या कैटेकोलेमाइन्स, जो कि ब्लड के थ्रू जाएंगे और एक्ट करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट। सो हार्ट में वो एक्ट करेंगे जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो ये ए है एक हेल्दी इंडिविजुअल और बी जो है वो जिसमें ट्रांसप्लांटेड हार्ट है। सो इस इंडिविजुअल में ए में क्या हो रहा है कि उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है? उसकी है 75। जब वो एक्सरसाइज करेगा सो डायरेक्टली जो सिंपैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेट कर देगी हार्ट को, उसकी हार्ट रेट इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन बी में क्या हो रहा है कि जो रेगुलेशन है वो हॉर्मोन्स के थ्रू हो रहा है। सो इसमें जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगी लेकिन स्लोली, राइट। सो यहाँ पे हो रहा है ग्रेजुअल हार्ट रेट इंक्रीज, राइट। हुआ क्या? जब इसने एक्सरसाइज स्टार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुआ लेकिन नर्व्स नहीं है तो अभी फंक्शन किससे होगा? हॉर्मोन्स के थ्रू।
एड्रिनल मेड्यूला क्या ब्लड में रिलीज करेगी, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, जो कि है कैटेकोलामाइन्स, जो ब्लड के थ्रू जाएंगे हार्ट में होंगे बीटा 1 रिसेप्टर्स, उनको बोलेंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज करनी है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए ये जो है वो ग्रेजुअल हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, राइट। वही है कि द ट्रांसप्लांटेड हार्ट लेक्स डायरेक्ट एएनएस इनर्वेशन, नर्व्स नहीं होती, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाया कैटेकोलामाइन, जो कि हॉर्मोन्स इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एड्रिनल मेडुला बन रहा है, एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स, लेकिन ये ग्रेजुअल होगा, इमीडिएट नहीं होगा। सो इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हार्ट की हार्ट रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये स्लो है। नॉर्मल इंडिविजुअल में एकदम जल्दी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि उनमें नर्व्स है, राइट। सो अब रेट ऑफ ऑटोमेटिसिटी एंड व्हाट इज ओवरड्राइव सप्रेशन एंड लेटेंट पेसमेकर। देखो यही मैंने बताया कि नॉर्मल इंडिविजुअल में एसएन नोड जो है उसके पेसमेकर सेल्स फायर करते हैं, जो कि हार्ट रेट रखते हैं 60 to 80 बीट्स पर मिनट। ये मैक्सिमम 100 रख सकते, लेकिन 60 to 80 क्यों हुई, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल में पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो डोमिनेंट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस नर्व डोमिनेंट है, वो हार्ट रेट कम करके रखती है 60 to 80 में। इसको हटा दूं मैं तो 100 हो सकती है। जब एसएन नोड चल रहा है तब ये तीनों जो है वो स्पॉन्टेनियसली इम्पल्स जनरेट नहीं करते हैं, इसलिए इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन। व्हाट इज ओवरड्राइव सप्रेशन, कि अंडर एसएन नोड ऑल दिस जो एवी नोड और पर्किंजे फाइबर्स है वो अपने इम्पल्स जनरेट नहीं करते, इसको बोलते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन। और इन दोनों को बोलते हैं हम लेटेंट पेसमेकर, कि अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब ये डैमेज होगा तब वो अपने सिग्नल्स जनरेट कर सकेंगे, इसलिए इन दोनों को हमने बोला लेटेंट पेसमेकर्स, राइट। सो व्हाट इज ओवरड्राइव सप्रेशन, SN node is the dominant pacemaker, inhibits all other tissues, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. This is overdrive suppression. Latent pacemaker, in a normal heart only SN node produces beat, other pacemaker cells remain silent, इसीलिए उनको बोलते हैं लेटेंट पेसमेकर, राइट। अभी देखो एवी ब्लॉक और इडियो वेंट्रिकुलर रिदम क्या होता है, देखो ये डायग्राम है एवी ब्लॉक का। नॉर्मली इस डायग्राम में नॉर्मली देखो तो एसएन नोड सिग्नल जनरेट करता है, वो जाते हैं बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकल में, और ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते। एवी नोड में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ इस्कीमिया या एज के कारण कैल्सिफिकेशन हो गया होगा, इस्कीमिया या कुछ पे डैमेज हो गया, सो यहाँ से ये जो सिग्नल है वो यहाँ नहीं जा रहे, सो इन वेंट्रिकल्स को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो वही मैंने बताया कि एसएन नोड जो है वो कितना सिग्नल जनरेट कर रहा था, ये 60 to 80 जनरेट कर रहा था। और मैंने बताया जब एसएन नोड चल रहा है तब वेंट्रिक जो पर्किंजे फाइबर्स है वो अपने कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जब एवी ब्लॉक हो जाएगा तब भी पर्किंजे फायर्स स्टार्ट कर देंगे सिग्नल जनरेट करना, और वो उनकी कैपेसिटी कितनी है 15 to 20 बीट्स ही जनरेट कर सकते एक मिनट में, जिससे कि एटलीस्ट पर्सन जो है वो अलाइव हो सके, राइट। जो नॉर्मल जितना मिनिमम ब्लड रिक्वायर्ड है वो पूरी बॉडी को मिल सके 15 to 20 बीट्स के कारण, ये पुरकिंजे फाइबर्स की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एसएन नोड इनिशियली 60 to 80 बीट्स पर मिनट जनरेट कर रहा था, जब ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा तो पर्किंजे फाइबर्स 15 to 20 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा कितना 20 to 15 सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये जो पर्किंजे फाइबर्स है वो इस एसएन नोड के सप्रेशन में थे, अचानक से एसएन नोड यहाँ पर काम करना बंद कर दिया, तो उससे निकलने के लिए उनको लगेंगे 15 to 20 to 15 सेकेंड्स, राइट। उतने टाइम 20 to 50 सेकेंड्स ये जो है वो बीट नहीं कर रहा, मतलब उतने टाइम ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्रेन को अगर 5 सेकेंड भी ब्लड नहीं मिलता है तो यहाँ पर हो जाता है हाइपोक्सिया, या फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया हाइपोक्सिया, राइट। सो इसी चीज को हम बोलते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम, कि जब कंप्लीट एवी ब्लॉक हो गया, एवी ब्लॉक हो गया तो सिग्नल वेंट्रिकल का नहीं मिल रहा, तो वेंट्रिकल बीट नहीं कर रहा, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल एसिस्टोल, वेंट्रिकल का बीट नहीं करना। इससे क्या होगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा और इससे हो जाएगा ब्रेन हाइपोक्सिया। और ये जो है वो जब वेंट्रिकल बीट नहीं कर रहा तो इडियो वेंट्रिकुलर रिदम होगा, या फिर वेंट्रिकल्स बीट करना स्टार्ट करेंगे पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, कब
20 to 15 सेकेंड के बाद पर्किंजे फाइबर्स फायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो ब्रेन हाइपोक्सिया है वो 5 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है। इसलिए स्टोक एडम सिंड्रोम में क्या होता है, डिजीनेस एंड फेंटिंग, फेंटिंग एंड डिजीनेस हो जाएगा क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिला है, कोज्ड बाय ट्रांजिएंट ब्रेन हाइपोक्सिया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ड्यूरिंग एवी ब्लॉक जो लास्ट फॉर मोर देन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक भी इफ वेंट्रिकल बीट नहीं करेगा देन ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या स्टोक्स एडम सिंड्रोम, राइट। सो इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, इसको हम पढ़ लें कि आफ्टर कंप्लीट एवी ब्लॉक लास्टिंग 20 to 25 सेकेंड, 20 to 25 सेकेंड तक पर्किंजे फाइबर्स जो वो फायर नहीं करेंगे, उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स ओवरटेक एट 15 to 40 बीट्स पर मिनट। ये एस एन नोट से कम है लेकिन ये लाइफ को सस्टेन कर लेगी कि एटलीस्ट कुछ ब्लड तो जाएगा, राइट। So watch complete physiology at ANJ Med platform in the complete physiology playlist. If you are first year MBBS or you are preparing for NEET PG and next, or if you want to build your basic for final year subjects, watch this complete playlist. I highly recommend you. This will clear all the basics for medicine, surgery, and you will not have any problem in the final year subjects, right?